नमस्कार बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा। उससे पहले मैं कल दिए गए होमवर्क का चलिए करेक्शन करा देती हूँ। कल मैंने पाठ 4 एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्सप्लेन की थी, समझाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें जो मैंने पैसेज और प्रश्न उत्तर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर दिए थे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए उसका एक बार करेक्शन करा देती हूँ। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसे इरेज करके सही कर लीजिएगा। तो पैसेज तो मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब प्रश्न उत्तर की तरफ देखती हूँ कि आपने जो लिखा है राइट है या रॉन्ग है। भारत देश में कितने राज्य हैं? तो भारत देश में 29 राज्य है। देखिए इसका भी आंसर दिया गया है, 29 राज्य है। उसी प्रकार से विश्व गुरु किसे कहा गया है? किसे कहा गया है विश्व गुरु? जब आप ये पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा इसका कि विश्व गुरु किसे कहा गया है। तो प्राचीन काल से ही भारत को, किसे? तो भारत को, तो यहाँ पर लिखेंगे विश्व गुरु। आप लोग चेक करते जाइए, विश्व गुरु देख के सेम लिखना। किसे के जगह पर सिर्फ भारत ऐड करेंगे, भारत को कहा गया है। कौन से विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है? तो यहाँ पे चलिए पैसेज में एक बार देखते हैं। जब विश्व अंधकार में डूबा था तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, औदनपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। तो सबसे पहले यहाँ है कौन से, तो कौन से जगह पर हम सबसे पहले सबका नाम लिखेंगे। तो भारत के तक्षशिला, तो लिखेंगे यहाँ पे तक्षशिला, कॉमा नालंदा, कॉमा ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। अब देखिए इसमें जो वर्ड सब है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसमें मिस्टेक क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जितना भी वर्ड्स, जितना भी शब्द दिया गया है वो हमने कहाँ से देख के लिखा है? पैसेज से। पैसेज में देखिए दिया हुआ तक्षशिला, नालंदा, औदंतपुरी। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में भी जब पैसेज पूछा जाए तो इसी प्रकार से यहाँ से आप लोग देख के लिखेंगे, फिर लास्ट का और जो होता है वो ऐड करके पूर्ण विराम। अगर इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस एक बार हो जाए तो कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है? तो भारत में कितने हैं? 7। देखिए पैसेज में दिया गया है 7, तो 7 केंद्र शासित राज्य है। अब वाक्य बनाना है भारत, तो भारत का वाक्य तो आप अपने तरीका से बनाइए। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि मैं जो भारत का बनाऊंगी आप कुछ और बनाए होंगे कल, तो इसीलिए ये अपने तरीका से जो भी बनाए हैं सही होगा। प्रश्न है 2, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। अपठित है, अनसीन पैसेज है। तो कल मैंने एक्सप्लेन कर चुकी थी आप लोग को, ये आपको लिखना था अपने आप। तो देखिए आपने लिखा है वो राइट है या रॉन्ग। मैं एक बार इसका आंसर लिख देती हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस जिले में हुआ था? सिर्फ हमें पूछा गया है जिला, डिस्ट्रिक्ट, तो है मेदिनीपुर। तो चलिए इसका आंसर मैं लिख दे रही हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म, तो हम सेम टू सेम यहाँ से देख के लिखेंगे। ईश्वर चंद्र
विद्या सागर का जन्म में द में छोटी की मात्रा मेदिनीपुर जिले में हुआ था। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। नंबर 2 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्टेट, राज्य में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म पश्चिम बंगाल, कहाँ पे, कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में? पश्चिम बंगाल में हुआ था। विद्वान उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो विद्वान उन्हें विद्यासागर के नाम से बुलाते थे या बुलाते हैं। दया के सागर किसे कहा गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो दया के सागर किसे कहा गया है? विद्यासागर जी को कहा गया है। सागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को कहा गया है या कहा जाता है। ईश्वर चंद्र किसमें हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे? किस चीज़ में? ईश्वर चंद्र किस में? तो हमेशा वह किस में करते थे? आप लोग ने पैसेज में पढ़ा होगा। तो ईश्वर चंद्र परीक्षा में, एग्जाम में, परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। तो ये हो गया आपका अनसीन पैसेज नंबर 2। अब अनसीन पैसेज में ईश्वर चंद्र से रिलेटेड और है, तीसरा है पैसेज। इसमें अगर हम चाहें तो ईश्वर चंद्र जी के बारे में लगभग छोटी सी हम जीवनी तैयार कर सकते हैं, उनके बारे में लिख भी सकते हैं। तो आपको इस पैसेज से दो बेनिफिट है कि एक तो आप लोग अनसीन पैसेज पढ़ के आपका उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, और दूसरा है कि हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूरे में डिटेल में जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में अध्यापन कार्य करते थे। मैंने कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पैसेज, तो चलिए आप आज सिर्फ आपका प्रश्न का उत्तर का करेक्शन करा रही हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में क्या करते थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, जरूरतमंदों की या छात्रों की सहायता में खर्च कहाँ से देते थे? तो जब वो किसी की ज़रूरतमंदों की या किसी छात्रों की जब सहायता करना होता था तो अपने वेतन के राशि, वेतन में से बचे हुए शेष राशि से, देखिए यहाँ दिया गया है कि जब वह वेतन का शेष भाग, जो शेष भाग बचता था, तो ज़रूरतमंदों या छात्रों की सहायता, हम सेम टू सेम देख के लिखेंगे, जरूरतमंदों की या छात्रों की सहायता वेतन का शेष राशि, मतलब जो वेतन मिलता था खर्च करने के बाद जो उनके पास राशि बचती थी, पैसे बचता था, उसके अनुसार से वह किसको, ज़रूरतमंदों और छात्रों को। तो ज़रूरतमंदों की या छात्रों की सहायता वेतन का शेष राशि से देते थे।
एक दिन वे बाजार जा रहे थे तो कौन मिला, तो एक दिन जब बाजार जा रहे थे तो एक कौन मिला उनको, एक दिन वे बाजार जा रहे थे तो कौन मिला था, पढ़िए आप पैसे। एक दिन जब वह बाजार जा रहे थे तो एक हताश युवक ने भिखारी की तरह पैसा, तो हताश युवक क्या है कि भिखारी, आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो एक दिन वे बाजार जा रहे थे तो एक भिखारी मिला, हट्ठा खट्ठा भिखारी, एक भिखारी मिला, पूर्ण विराम। यदि युवक को 1 रुपया मिल जाएगा तो यह क्या करेगा, तो युवक ने कहा, उसने पूछे, ईश्वर चंद्र जब पूछा उसे तो युवक ने क्या कहा, यदि 1 रुपया मिल जाएगा तो सामान खरीद कर फेरी करूँगा और अपने परिवार का पोषण करूँगा। भीख मांगने वाला युवक कैसा था, तो भीख मांगने वाला युवक हट्ठे खट्टा था, हट्ठा खट्टा या हट्ठे खट्टे थे। तो ये तो हो गया आपका पैसेज। अब चलते हैं व्याकरण की तरफ, जो मैंने वाक्य पाठ वाक्य व्याकरण संबोध से उद्देश्य और विधेय पढ़ाई थी। तो चलिए उद्देश्य और विधेय किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रकार से मैं इसमें भी वर्कशीट में भी दी हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। मैंने कल क और ख एक्सप्लेन कर चुकी थी कि राजा गाना गा रहा है तो राजा उद्देश्य है और विधेय है इसमें गाना गा रहा है। उसी प्रकार वन में मोर नाच रहा है, उद्देश्य मोर है क्योंकि वन में और नाच रहा है, हम किसके बारे में कह रहे हैं, मोर के बारे में। और मोर के बारे में क्या कह रहे हैं कि वन में नाच रहा है, तो वन में नाच रहा है विधेय हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे दादाजी शिक्षक है, तो उद्देश्य कौन सा होगा, मेरे दादा जी। और विधेय हम दादाजी के बारे में क्या कह रहे हैं कि वह एक शिक्षक है, शिक्षक है, तो ये हो जाएगा विधेय। उसी प्रकार से रोजी छत पर खेल रही है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है, रोजी के बारे में, रोजी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन रोजी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि छत पर खेल रही है। तो इस प्रकार से हम उद्देश्य और विधेय आएगा तो उसको अच्छी तरीक़ा से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे कि उद्देश्य विधेय कैसे बनाया जाता है। और आप इसको और प्रैक्टिस करना है तो एक बार आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, व्याकरण टेक्स्ट बुक, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको और जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है, धरती का स्वर्ग, तो आप लोग को मैं एक्सप्लेन की थी धरती का स्वर्ग किसको कहा गया है, कश्मीर को। ये मैं लिखने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये आप लोग को मैं नोटबुक में लिखाए थे, याद करिए और अपने आप इसका आंसर कंप्लीट कीजिए। गुजरात और राजस्थान का जो व्यंजन है वो भी मैं लिखा चुकी हूँ, नोटबुक में भी है और आप लोग को किताब में भी दिया गया है। पेज नंबर 18 मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूँगी, होली का त्यौहार। अब चलते हैं पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा। अभी तक जो मैं एक्सप्लेन की, बताई, करेक्शन कराई वो तो कल का आपका होमवर्क का करेक्शन था। अब चलते हैं आज का जो वर्क है, आज का जो कार्य है उसके तरफ। तो आज का कार्य है पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा। जो फूल है उसकी क्या इच्छा है, बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छा है कविता, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी अगर अच्छे से रीड करेंगे, उसके भाव को समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चरु भाग पर इठलाऊं। ये आपका सीन पैसेज है, पठित पद्यांश है, सीन पैसेज है, जो कविता है उससे लिया गया है। सम्राटों के सब पर कौन नहीं चढ़ना चाहता है, तो चाह नहीं मैं सब सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊँ। तो ये जो इच्छा है वो किसके बारे में, सब पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प बोल रहा है। तो सम्राटों के सब पर
कौन नहीं चढ़ना चाहता था? कौन नहीं चढ़ना चाहता? फूल, पुष्प नहीं चढ़ना चाहता है। चाह का अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर अपने आप लिखिए। हरि किसे कहा गया है? हरि, हरि मतलब भगवान, हरि किसे कहा गया है? वर्ण विच्छेद करो। सम्राट, सम्राट मैंने एक का बना दी हूँ, भाग्य का आपको अपने आप बनाना है। चलिए चलते हैं आगे नंबर 2 पे। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश, ये है अपठित है, अनसीन है, को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। विद्यालय की शान बनेंगे, भारत माँ की आन बनेंगे, देश की पहचान बढ़कर लोगों का अरमान बनेंगे, हिमालय से दृढ़ बनेंगे, वाणी के हम फूल बनेंगे। ये जो बच्चे हैं वो कहते हैं क्या कि हम विद्यालय की शान बनना चाहते हैं, भारत माँ के लिए आन बनेंगे, देश का पहचान बनेंगे और लोगों का अरमान, जो उनकी इच्छा है वो अरमान बनेंगे, हिमालय की तरह दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत बनेंगे, और वाणी के हम फूल बनेंगे। जो वाणी है, वाणी हमारे कितने हम फूलों की तरह होना चाहिए, मधुर वाणी। तो ये है कि हम वाणी हमारी फूल की तरह होनी चाहिए, और जो हमारा हिमालय की तरह हमें क्या हो जाए, मजबूत बनना चाहिए। तो ये आपका पैसेज है। चलिए इसके अनुसार से प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों की शान, बच्चे किसकी शान बनना चाहते हैं? पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। तो आपको अपने आप कोशिश करना है लिखने का, पर आप पेंसिल से लिखिएगा। हमें किसके लिए आन से जीना चाहिए था? हमें भारत माँ के लिए, हम भारत माँ के लिए आन से जीना चाहिए। हमें किसके जैसा मजबूत बनना चाहिए था? हमें हिमालय की तरह, नहीं लिखा कि हम हिमालय सा दृढ़ बनेंगे, दृढ़ मतलब मजबूत, तो हमें हिमालय जैसा मजबूत बनना चाहिए। आप अपने 2 अरमान लिखे, आपकी जो अरमान है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो आप अपने बारे में 2 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अरमान है। नंबर 5, वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद है हिमालय, भारत, फूल, तो मैंने भारत का बना दी हूँ, हिमालय और फूल का आपको बनाना है। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते मतलब पढ़ते हैं। तो इसमें कहा कि पक्षी और बादल है किसके है? ये भगवान के डाकिया है। डाकिया मतलब पोस्टमैन है। जैसे हमारा चिट्ठी कौन देता है? पोस्टमैन जो होते हैं, डाक। तो पक्षी और जो बादल है वो भगवान के डाकिये हैं, जो एक दो देश से महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं और चिट्ठियाँ लाते हैं। और ये संदेश वो किसको देते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को बाँचते मतलब पढ़ने के लिए देते हैं, सुनाते हैं उनको। ये आपका पैसेज है। इसका प्रश्न देखिए। भगवान, पक्षी और बादल किसके डाकिये हैं? तो पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। डाकिये की चिट्ठियाँ कौन बाँचते हैं? डाकिये मतलब पोस्टमैन में बता दो, डाकिये की चिट्ठियाँ मतलब लेटर। जो डाकिये जो चिट्ठी लाते हैं उसको कौन बाँचते हैं? पेड़ पौधे पानी पहाड़ या सभी। डाकिये कहाँ से चिट्ठियाँ लाते हैं? महादेश से, विदेश से, प्रदेश से, स्वदेश से। डाकिये चिट्ठियाँ लेकर कहाँ जाते हैं? गांव, नगर, देश, महादेश। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, सबको आंसर पढ़ते ही जान गए होंगे। तो आप पैसेज पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। भगवान के डाकिये कौन है? तो भगवान के डाकिये कौन कौन है? यहाँ कौन नहीं है, कौन कौन है। कौन कौन है? जो 3-4 नाम दिया गया है पैसेज में, उसका सभी का लिखना है। भगवान के डाकिये कहाँ जाते हैं? तो भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियाँ, जो पक्षी और बादल जो चिट्ठी लाते हैं उसको कौन पढ़ते हैं? तो देखिए पैसेज में दिया गया है कि उनकी चिट्ठी को कौन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा। प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न उत्तर मैं नोटबुक में लिखाई हूँ वो है पुष्प की क्या अभिलाषा है? वह हमें हमेशा सबके साथ कैसा बोलना चाहिए? ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैं नोटबुक में लिखाई हूँ, तो उसके अनुसार से आपको पहले याद करना है और लिखना है।
अब है व्याकरण से संबंधित। व्याकरण मैंने जो व्याकरण संबंध में लास्ट पाठ पढ़ाई थी PA1 में, संज्ञा, तो संज्ञा से संबंधित दिया गया है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो ये जो सभी से संबंधित यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और अब आपको क्या करना है, इसको छाट छाट के लिखना है कि जैसे व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। एग्जाम में आपको इसी तरीका से पूछा जाएगा, या तो कॉलम बनाया रहेगा और उसमें आपको चूज करके लिखना है, छांट कर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ दूध है, तो दूध किस में आएगा, जिसे हम माप तौलते हैं, जो लिक्विड में होता है जो, तो उसको हम कौन सा कहते हैं, द्रव्यवाचक। तो मैंने दूध द्रव्यवाचक लिख दी, कॉमा। अब है सुंदर, तो सुंदर किस में आएगा, भाव, हमारी भाव जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव करके पहचानते, तो आ जाएगा भाववाचक में सुंदर। अब है 1 2 को कट कर दिए, तीसरा बचा मेला, तो पढ़ेंगे मेला। मेला में क्या होता है, समूह में लोग होते हैं, तो किस में आ जाएगा, समूह में। तो यहाँ लिख दिए मेला, कॉमा। अब है दिसंबर, दिसंबर, तो अब देखिए कि व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक। जातिवाचक पूरे समूह का बोध होता है और व्यक्तिवाचक जो यूनिक होता है, जो एक होता है। तो दिसंबर क्या है, पूरे महीना में एक ही बार आता है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दिसंबर। अब उसी प्रकार से है भारत, अच्छा मैंने दिसंबर की भारत, तो भारत हमारा देश जो है एक है, भारत एक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे भारत, भारत। तो देखिए मैंने आपको 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी करके बता चुकी हूँ। अब जो भी बचा है आप इसको रीड करते जाइए और उत्तर यहाँ पर लिखते जाइए पेंसिल से। जब मैं कल करेक्शन कराऊंगी तो अगर 1 2 मिस्टेक होता है तो आप इरेज करके लिख सकते हैं। इसमें जितना भी शब्द दिया गया है बहुत ही ईजी है। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप संज्ञा का जो पाठ है पढ़िए और उसके अनुसार से आप उत्तर दीजिए। तो ये आज का आपका हो गया व्याकरण से संबंधित। तो चलिए मैं यहीं पर आज का कार्यशाला समाप्त करती हूँ। कल मिलूँगी आपको, जो अनुच्छेद लेखन बचा हुआ है पेज नंबर लास्ट का वो लेकर। ओके, बाय।